दी है और कवियों ने इतनी घुराने की आपको कोशिश की, आप करते नहीं। आप वाकई चंद्रशेखर आजाद की जमीन के लोगों की वंश परंपरा के लोग। बस अब इसे एलिफेंट पार्क मत बनाना और मुझे चंद्रशेखर आजाद मत। आपको मैं प्रणाम करता हूं। कवि सम्मेलन वास्तव में बहुत गरिमा में हुआ, विशुद्ध कविताएं हुई इस मंच पर, और प्रारंभ से जहां से मां वाणी की वंदना शशि श्रेया जी ने की, उसके बाद प्रिय योगेंद्र ने काव्य पाठ किया और मेरा बहुत लाडला छोटा भाई प्रख्या, और क्या बढ़िया राहुल जी ने आपको मुक्तक तुषार जी और हमारे अखिलेश द्विवेदी जी, और बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं अभिषेक, और विनय जी को मैं साधुवाद देता हूँ। यद्यपि मैं बदरका इधर बीघापुर या जब कभी सम्मेलन में घर से जाना हुआ तो यहाँ आया प्रणाम करके गया इस प्रतिमा को, लेकिन इस स्थान पर ये काव्य पाठ बदरका में पहली बार आने का सौभाग्य विनय जी ने दिया। मैं विधायक को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये चित्र जो है प्रेरणा स्रोत शायद पिताश्री है क्या, या कोई पिताजी का चित्र है क्या? अच्छा, जो भी पिता तुल्य तो होंगे ही, जिन्होंने प्रेरणा आप में धरी, और आप अनवरत इसे 2 दशक से शायद 20 वर्षों से उत्सव बना रहे, आप सब लोग इसमें सहभागी हैं। मैं प्रणाम करता हूँ। आजाद ने वो जंग लड़ी, उस जंग का बड़ा हिस्सा उन्होंने अकेले लड़ा, और मैं जानता हूँ कि कभी कभी अच्छी कविताओं पर तालियां इसीलिए नहीं उठती कि सब आजाद जैसे लोग नहीं होते कि उसके साथ क्रांतिकारी तो कोई होता है, कविता लेकर के कविता की मशाल को लेकर के चलने वाले लोगों के साथ चलने वाले भी लोग कभी होते हैं, बाकी तो इधर उधर बह जाते हैं जब बातें होती हैं। अच्छी कविताएं मंचों से इसलिए गायब हो गई कि आपने अच्छी कविताओं पर समर्थन देने बंद कर दिए, जैसे गांधीवादियों ने चंद्रशेखर आजाद को समर्थन नहीं दिया। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, उनकी जमीन पर खड़े करके। ये 1931 में इस देश को आजाद कर लिया होता आजाद ने, यदि उनका साथ उन लोगों ने दे दिया होता जिनके पास वो अपनी शहादत से पहले एक रात पहले गए थे। आइए, मैं प्रयागराज त्रिवेणी है, संगम है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उन्नाव त्रिवेणी है, उन्नाव संगम है, ये भी आप महसूस करना। जो सरस्वती वहां विलुप्त हो गई थी प्रयागराज में, वो सरस्वती निराला के रूप में, पंडित प्रताप नारायण मिश्र के रूप में, शिवमंगल सिंह सुमन के रूप में, गया प्रसाद शुक्ल सनही के रूप में, भगवती चरण वर्मा के रूप में यहाँ प्रवाहित होती है उन्नाव में। और आपने इतने सरस्वती पुत्र दिए कि सरस्वती यहाँ साक्षात अवतरित हुई। ये निराला की जमीन है, मैं प्रणाम करता हूँ। ये त्रिवेणी है, गंगा यहाँ बहती है उन्नाव के निकट, और सरस्वती भी बहती है यहाँ। आप कहेंगे जमुना कहाँ है, तो देखिए यमुना सूर्य की पुत्री है। रवि तनया कहता है गंगा को, रवि की पुत्री, सूर्य की पुत्री है। सूर्य स्वयं क्रांति का प्रतीक है, और क्रांति की ज्वाला के रूप में सूर्य और जमुना का प्रतीक या चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा है माउजर लेकर के, तो जमुना का प्रतीक है। तो ये त्रिवेणी है, हम त्रिवेणी में संगम स्नान करने के लिए उपस्थित हैं। मेरे साथ जितनी देर आप रहेंगे मन से, मैं उतना आपको सुना दूंगा, वरना तो मेरा स्थान रिक्त है और सर्दी भी बहुत हो रही है। जैसा आप चाहें, ये मातृशक्ति बैठी है, उन्हें प्रणाम करता हूँ। आइए चंद्रशेखर आजाद के माउजर को प्रणाम करता हूँ। बहुत छोटी उम्र में बनारस में पहली बार गांधी के सिद्धांतों पर चलते हुए, वो भी पहले गांधी जी से प्रभावित थे। अपनी गिरफ्तारी दी आजाद ने, और 15 बैतों की सजा मिली, 15 करोड़ की सजा मिली। 15 करोड़ की सजा के बाद बदन के कपड़े फट गए, तो फिर बदन पर कपड़े नहीं पहने, इस मुल्क की मिट्टी को मुट्ठी में लिया, एक शपथ ली, एक सौगंध की कि ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई बुलेट कैसी नहीं ढली जो आजाद के सीने में उतर सके। ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई कंक्रीट ऐसा नहीं बना जिससे बनी जेल में आजाद को कैद रखा जा सके। आजाद आजाद जिएगा, आजाद मरेगा, इस संकल्प का निर्वाह इस क्रांतिकारी इस नौजवान ने 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में हजारों अंग्रेजों से अकेले शेर की तरह मुठभेड़ करते हुए अपने माउजर की अंतिम गोली से अपने मस्तक पर प्रहार करके अपना हंसता हुआ जीवन पुष्प मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्हें थोड़ी सी इसकी आवाज बढ़ा दें कि छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी। छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु निषाद जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य
शबरी जटायु है निषाद जैसी जिंदगी, टायर के सीने में उतार गोली उधम से, टायर के सीने में उतार गोली उधम से, सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी। चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े लोगों ने आतंकवादी कह दिया था। आतंकवादी, ये देश 50 साल में भूल गया, आजादी के 50 साल का नशा इस देश की सियासत को ऐसा चढ़ा कि आप 50 साल में भूल गए कि क्रांतिकारी कौन और आतंकवादी कौन। आतंकवादियों के लिए रात के 2 बजे 2:30 बजे अदालत खुलवा दी गई और क्रांतिकारियों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया। तब पढ़ना चाहता हूँ, नाम लेकर के पढ़ना चाहता हूँ, आपको वो याद आता है संस्कृतों तालियां उठाना कि दलितों के वोट पाने हेतु आप झूठ नोट जख्म सहला के धनवंतरी न बनती, दलितों के वोट पाने हेतु आप झूठ नोट जख्म सहला के धनवंतरी न बनती, भोले भाले दलित समाज को प्रलोभन दे उनके भविष्य की जंतरी न बनती, भोले भाले दलित समाज को प्रलोभन दे उनके भविष्य की जंतरी न बनती। देश की जवानी में ना इंकलाब जागता तो, देश की जवानी में ना इंकलाब जागता तो मायावती आप मुख्यमंत्री न बनती, गोरी छातियों में गोली शेखर न दागता तो आज किसी मंत्री की संतरी न बनती, गोरी छातियों में गोली शेखर न दागता तो आज किसी मंत्री की संतरी न बनती। कोई भी कुछ भी कह जाएगा ये देश बहुत कह जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। दोस्तों, मैं कभी निराश नहीं हुआ, कभी हताश नहीं हुआ। इस देश की नौजवान पीढ़ियों से मेरे सारे मित्र जानते, मेरे एक विद्यार्थी योगेंद्र यादव घर के लड़ने के लिए गए, सीने पर 17 गोलियां खाकर पिटाई के हिल पर तिरंगा फहरा करके लौटे। वो देश के चौथे व्यक्ति जिन्हें जीवित परमवीर चक्र जैसा बड़ा सम्मान मिला। लेकिन जब तक राजनीति ने समझौते किए तो भभोले पड़े सैनिकों के कलेजे पर या उनके परिवारों पर, या फिर वो लोग जो ये जानते हैं कि शहादतें कैसे दी जाती हैं, मरना होता है तो मरा कैसे जाता है और जिया जाता है वतन के लिए तो जिया कैसे जाता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं इस देश की नौजवान पीढ़ी के लिए। मेरा छोटा भाई योगेंद्र और ये अभिषेक बैठा है, प्रख्यात बैठा है और शौर्य की स्वर है। आपके घर पीढ़ियां बच्चलन हो गई, बच्चों ने तो पढ़ा, उससे आपको लगा होगा कि साहब पीढ़ियां बच्चलती हैं। अभिमन्यु चक्रव्यूह का सप्तम द्वार नहीं भेद सके, इसमें अभिमन्यु का कोई दोष नहीं था। अभिमन्यु को किसी ने चक्र में भेदने की कला नहीं सिखाई। अभिमन्यु को वो कहानी नहीं सुनाई गई, वो कहानी तो सुभद्रा को सुनाई गई थी। अर्जुन ने सुभद्रा को वो कहानी सुनाई थी और दुर्भाग्य अभिमन्यु का ये कि मां कहानी को सुनते सुनते सो गई थी, वरना उस दिन अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त नहीं होते। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं उन बेटों के स्वागत में देश की कला है कि इनसे भले ही व्यवहार में वो भूल चूक, इनसे भले ही व्यवहार में वो भूल चूक फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी, इनसे भले ही व्यवहार में वो भूल चूक फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मन मानी काम आएगी। आपने आजाद की जेल में पढ़ी होगी तो आप जानते हो बचपन से ही क्रांतिकारी थे। एक बार तो टीचर की संगति को लेकर के टीचर को पीट दिया था गलत बात पे। तो बगावत जो है वो बगावत जिसमें होती है वो माफी कोख से मिलती है। और मैं मानता हूं कि जो बाकी पीढ़ियां हैं वही बड़ा इतिहास रचती है। बहुत अनुशासित बेटे और उनके माँ बाप को पैकेज ढूंढते रहते कि 20 लाख का होगा कि 50 लाख का होगा। सेना पुलिस में कौन जाते हैं कि आप जानते हैं कि इनसे भले ही व्यवहार में वो भूल चूक फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मन मानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। सब देश ही बेटों की तरफ से सब एक बेटे आपको तब यही बच्चे याद आएंगे आपको। सबको याद है 13 दिसंबर 2001 जब राजनीति मेजों के नीचे छुपने की जगह खोजने लगी थी तो इस देश की नौजवान पीढ़ियां अपना रक्त देकर के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को घेरने से बचाया। ये बात अलग है कि राजनीति ने उन्हें बचाया,
उन्हें मारने के लिए आए थे। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। देश की सुरक्षा है तो देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। देश की सुरक्षा है तो देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे निज सीने हम मढ़ाते रहे, गोलियों के आगे निज सीने हम मढ़ाते रहे। संसद को एक भी न घाव लगने दिया। आप समझौतों वाली मेज पे न जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। आप समझौतों वाली मेज पे न जीत पाए। देश के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान में राजधानी में खड़े होकर के कुछ लफंगों ने नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उन्हीं दिनों कैप्टन पवन और कैप्टन कपिल कुंडू, एक की उम्र 26 साल, एक की उम्र 27 साल, हरियाणा की जमीन पर तिरंगे में लिपट करके मां के आंगन में 2 बेटे आए, इकलौते बेटे, अपने घर के इकलौते बेटे। आप सोचिएगा कि कैसा महसूस हुआ होगा परिवार को, ये कितना बड़ा कष्ट रहा होगा। लेकिन कोई मां ये भाषा बोल दे, हो सकता है अमेरिका के पास में डॉलर की बहुत बड़ी ताकत हो, जापान के पास में टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी ताकत हो, लेकिन जो ताकत परमपिता परमात्मा ने हिंदुस्तान के बेटों को हिंदुस्तान की मां के रूप में दी है, वो दुनिया के किसी देश के पास नहीं। घोषणा कर दी, और वो घोषणा क्या थी? वो घोषणा बोलता हूं मैं उस मां की, मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस मां की होगी, राष्ट्रध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने। मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस मां की होगी, राष्ट्रध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने। मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है, गर्व से ना कह रही है, सैनिक का प्रण नहीं तोड़ा मेरे लाल ने। शत्रु शीश फोड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। ये भाषा बोलेगा तो कलम बोलेगी, ये कलम का हक है, उसे बोलना होगा। दोस्तों, यहाँ बेटियां बैठी है, मातृशक्ति बैठी है बड़ी संख्या में। मैं रोमांचित हुआ जब पुलवामा घटना के बाद मेजर डोंडियाल का शव आया। उत्तराखंड के वो थे, पर्वत का बेटा पर्वत की चोटियों की रक्षा करते हुए तिरंगे में लिपट करके आ गया। उनकी पत्नी का साक्षात्कार आपने देखा होगा टीवी के स्क्रीन से, इसमें एक शब्द भी अर्जुन सिसोदिया का नहीं है, कल्पना का नहीं। फख्र करना इस मातृशक्ति पर जो अपने दूध में शौर्य के संस्कारों देती है, या फिर हाड़ी रानी की तरह से उस बेटी ने जो फख्र किया, हाड़ी रानी ने अपने पति के शौर्य पर बलिदान पर फख्र किया। उसने कहा जब ताबूत में लिपट करके आए, तिरंगे में लिपट करके मेजर तो रोई, रोने से पहले उन्होंने अपनी आंखों में अंगार भरकर मेजर डोंडियाल की पत्नी ने ताबूत का चुंबन किया, भारत मां का जयघोष किया। जो 2 वाक्य उन्होंने बोले वो हिंदुस्तान की नारी के शौर्यशाली इतिहास में स्वर्णाक्षरों में रेखांकित हो गए। उन्होंने कहा मेजर आप झूठ बोलते थे, आप सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे करते हो। मेजर आप झूठ बोलते थे, आप सबसे ज्यादा इश्क मुझे करते हो। मेजर झूठ बोलते थे कि आप सबसे ज्यादा प्यार मुझे करते हो, लेकिन फख्र तो इस बात का है मेजर, ये झूठ सचमुच झूठ ही निकला, क्योंकि आप मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत, मुझसे भी ज्यादा इश्क, मुझसे भी ज्यादा प्यार अपने वतन से करते थे, अपने तिरंगे से करते थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उन मां को प्रणाम, उन परंपराओं को प्रणाम। आइए दोस्तों, पिछले दिनों भगत सिंह की पगड़ी कुछ लोगों ने बांधी और कहा कि हम भगत सिंह की याद दिला रहे हैं। मुझे नहीं पता वो भगत सिंह की कितनी याद दिला रहे होंगे, लेकिन आज भी मैं बताना चाहता हूं कि संविधान में वैधानिक रूप से भगत सिंह कहीं शहीदों की सूची में अंकित नहीं है। वो राजनीति की क्या मजबूरियां होंगी वो जान रहे हैं, लेकिन भगत सिंह क्या है ये मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा देश की नौजवान पीढ़ी के सामने। बहुत छोटी सी उम्र में पहली बार 5 साल की उम्र में खेतों में बंदूकें बोती इस देश की आजादी के लिए। 23 साल कुछ महीने की उम्र में
सिंह को जन्म दिया होगा, वो दूध कैसा होगा जो भगत सिंह ने पिया होगा। इस मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए कविता की 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं कि शौर्य सिंह का विराट द्वार थे भगत सिंह। अंग्रेजों को न केवल भगत सिंह की जिंदगी से डर लगा, अंग्रेजों को भगत सिंह की मौत से भी डर लगा। इसलिए जो फांसी की तिथि 24 मार्च निर्धारित की गई थी 1931 में, उससे पहली रात को 23 मार्च को फांसी देकर के जला शव सतलज की लहरों में प्रवाहित कर दिया। ये डर था गोरी सरकार की हिंदुस्तान की नौजवान बागी विप्लवी क्रांतिकारी पीढ़ियां जेल को तोड़ करके भगत सिंह को आजाद ना कर ले जाए। तब पढ़ना था कि शौर्य सिंह का विराट द्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाक रुक जानी थी, जिसमें स्वतंत्रता का पावन प्रसूल खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी, रंग दे बसंती चोला गा के ठंडा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी, रंग दे बसंती चोला गा के ठंडा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। नेताजी की प्रतिमा लगी इंडिया गेट पर, पता नहीं तब कुछ भी अच्छा हो, सब में आपत्ति है, सब में दिक्कत है, उसमें भी दिक्कत हुई, लेकिन नेताजी कौन? मैं 4 पंक्तियां नेताजी को प्रणाम की पढ़ना चाहता हूं कि आजादी की जंग में आजाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है, जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी, शूरता स्वाधीनता के कोश को प्रणाम है, जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी, शूरता स्वाधीनता के कोश को प्रणाम है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसे क्रांतिकारी उद्घोष को प्रणाम है, यूनियन जैक को उतार सिंगापुर में तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम है, यूनियन जैक को उतार सिंगापुर में तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम। आपने क्रांतिकारियों के लिए, अमर शहीदों के लिए, चंद्रशेखर आजाद के लिए शाम नहीं सजाइए, शाम अपने ही लिए सजाइए। आप इन्हें भूल जाएंगे, इनके पराक्रम को भूल जाएंगे तो देश गुलामी की ओर जाएगा। हमने मानसिक गुलामी ढोई है, दशकों तक ढोई है आजादी के बाद भी। तब कहना चाहता हूं, एक कविता मेरा मन है, मैं फिर बाद में दूसरी कविता इस तेवर की रंग की सुना दूंगा, लेकिन मातृशक्ति बैठी है और उसकी संपूर्ण चेतना में कविता आपको सौंपना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि यहाँ विविध मानसिकता से लोग बैठे होंगे, लेकिन मैं गंगा को पार करके आया हूं। अच्छा, वो भी सुन, एक कविता सुन लो, फिर मैं जो आपको वो सुनाऊंगा। मैं गंगा को पार करके आया। मैं पिछले दिनों तक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से यूरोप में था, तो वहां 22 शहरों में हमारे कवि सम्मेलन थे। हम अपने प्रवासी भारतीयों के लिए विधायक जी कुछ उपहार लेकर के गए थे। मैं हापुड़ जनपद से आया हूं, वो गाजियाबाद का हिस्सा है पुराना, और गाजियाबाद के एक तरफ गंगा बहती है, एक तरफ यमुना बहती है। उन्होंने कहा, सिसोदिया जी, आप उत्तर प्रदेश के उस जनपद से आए जिसके एक तरफ गंगा बहती है, एक तरफ यमुना बहती है, आप ये सब ना लाते, हमारे लिए थोड़ा थोड़ा गंगा जल ले आते, तो हमें इससे ज्यादा मूल्यवान और उपयोगी उपहार कोई नहीं लगता। मैंने सोचा कि ये बड़ी माइंड लोग होंगे, विदेश में गए होंगे, पैसा कमाने के लिए कहां हिंदुस्तान धड़कता होगा इसके गले देने। लेकिन साहब, हिंदुस्तान में चाहे कोई रहा हो, यहां से चला गया हो, या इसे लूट के ले गया हो, या इसके बेटे के लिए आर्थिक कारणों से बाहर चले गए, हिंदुस्तान ऐसा देश नहीं जिसे कोई भूल जाए। ये मैंने महसूस किया। 7 समझ बाद एक कविता ने वहां जन्म लिया। वो कविता, यहाँ देश की बेटियां बैठी हैं, मैं हिंदुस्तान की सबसे पुरातन, सबसे सनातन, सबसे बड़ी बेटी गंगा पर कविता पढ़ता हूं। और ये मेरी 2 बहनें बैठी है छोटी, ये शशि श्रेया बैठी हैं और तुषा बैठी हैं, उन्हें सौंपता हूं, आप सबको सौंपता हूं जो बेटियों के पिता। वो कथानक सबको ज्ञात है, राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्मीभूत हो गए कपिल मुनि के श्राप से, फिर गंगा को लाना आवश्यक हो गया। लेकिन गंगा उतरी कैसे होंगी? पंक्तियां पढ़ी कवि सम्मेलन के संचालन में की, जो जगन्नाथ रत्नाकर का गंगा कराती है, वो ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है। आइए, मैं गंगा मेरे नजरिए से देखिएगा कि कर नमन ऋषि को चले सगर तक ज्वाला। मैं जानता हूं कि कविता के लोग बैठे हैं, तो कविता के लिए बैठे होंगे। कर नमन ऋषि को चले सगर तक ज्वाला, मैं तब जाने को, शत्रुओं का शाप मिटाने को, भूतल पर गंगा लाने को। फिर अंशुमान राजा दिलीप तब करते हुए अतीत हुए, जिन महाभारत बीते कई व्यतीत हुए, जिस पर थी सफल सिद्धि अंकित, यह धारा उस पद तक पहुंची, इक्ष्वाकु वंश की परंपरा एक रोज भगीरथ तक पहुंची। इक्ष्वाकु वंश की परंपरा भगीरथ तक पहुंची, तब हुए
दोबारा अपने तब का समाधान करो। वो समाधिस्थ भागीरथ ने फिर शिव शंकर का ध्यान किया, कुंजित कर हर हर महादेव विश्वेश्वर का आह्वान किया। टूटी समाज तो शूरपाणी अंबिका नाथ ने दृढ़ खोले, वो आशुतोष सवगणदानी मृत्युंजय महाकाल बोले, हे अंशुमान के अंश उठो, क्या है अभिष्ट अपना बोलो, तुमसे मन बहुत प्रसन्न हुआ, भागीरथ नयन जरा खोलो। कर जोड़ कहा भागीरथ ने, हे भूतनाथ है जगतपति है वीरभद्र विष्णु वल्लभ घटघटवासी कैलाशपति है कृपानिधि करुणा निधान, इतनी विनती स्वीकार करो, माता का वेग संभालो, प्रभु गंगा को अपने शीश टूटी समाज तो शूरपाणी अंबिका नाथ ने दृढ़ खोले, वो आशुतोष सवगणदानी मृत्युंजय महाकाल बोले, हे अंशुमान के अंश उठो, क्या है अभिष्ट अपना बोलो, तुमसे मन बहुत प्रसन्न हुआ, भागीरथ नयन जरा खोलो। कर जोड़ कहा भागीरथ ने, हे भूतनाथ है जगतपति है वीरभद्र विष्णु वल्लभ घटघटवासी कैलाशपति है कृपानिधि करुणा निधान, इतनी विनती स्वीकार करो, माता का वेग संभालो, प्रभु गंगा को अपने शीश धरो। फिर जटा खोलकर शंकर ने निष्पल भूतल पर जमा लिए, फिर जटा खोलकर शंकर ने निष्पल भूतल पर जमा लिए, गंगा के आवाहन के हित में उठा लिए। ब्रह्मा ने कहा भागीरथ से मैं छोड़ रहा हूं गंगा को, नभ से भूतल की ओर सुनो, मोड़ रहा हूं गंगा को, कह दो अभयंकर शंकर से आवेग संभाले गंगा का, भूतल को भेद न जाए कहीं, वह वेग संभाले गंगा का, भूतल को भेद न जाए कहीं, संभाले गंगा का। नभमंडल में कंपन भरती, नभमंडल में कंपन भरती, नवमंडल में कंपन भरती, नवमंडल में कंपन भरती, गर्दन कर घोर चली गंगा, ब्रह्मा के झूठ कमंडल से भूतल की ओर चली गंगा, ब्रह्मा के झूठ कमंडल से भूतल की ओर चली गंगा। दिग्मंडल सारा कांप उठा, वो उथल पुथल भूगोल उठा, ऊपर दिग्गज चिंगार उठे, लब में इंद्रासन डोल उठा, भीषण कमल से लगता था कुछ शेष नहीं रह जाएगा, मां गंगा के क्रोधानल में भूतल सारा बह जाएगा, ऐसा लगता हर ओर सुनो ये प्रलय मचा देगी गंगा, अपनी भीषण धारा में तिहुलोक डुबा देगी गंगा। गंगा अंबर से उतर रही भीषण लहरा कर पंखा कर, मानव देवासुर संग खड़े जाने क्या होगा जगदीश्वर, करभक्त भगीरथ बोल उठे, हे भोले शंकर क्या होगा, है वेग भयंकर गंगा का, बोलो अभयंकर क्या आनंद है, आनंद के लिए तो हेवे भयंकर गंगा का बोलो भयंकर क्या होगा। जितने भी बेटियों के पिता यहाँ बैठे, बेटियां यहाँ बैठी हैं, माता शक्ति बैठी है, ये दो बहनें बैठी हैं, पंक्तियां सुनता हूँ। 4 वर्ष पहले मैंने अपनी बेटी को विदा किया, उसकी तैयारी जब चल रही तो मैं यूके में ही था, मेरे कभी मित्रों के साथ मेरी आंखें छल गई। उसकी माँ ये कहती थी कि तुमने इसको सर पे चढ़ा रखा है, इससे दूसरे घर भी जा रहा है। पिता कैसा महसूस करते हैं जब बेटियां सर पर चढ़ती हैं। ये एक वाक्य ने ये कविता यहां से आगे पूरी कराई। वो कविता का वो महत्वपूर्ण कविता आपको सुनाता हूं। हे भोले शंकर क्या होगा, हे वेग भयंकर गंगा का बोलो अभयंकर क्या होगा। शिव शंकर मुस्कुराकर बोले इतराने दो उठलाने दो, शिव शंकर मुस्कुराकर बोले इतराने दो इठलाने दो, आई है मिलने को पुत्री लहराने दो बल खाने दो, आई है मिलने को पुत्री लहराने दो बल खाने दो। अधिकार पिता पर होता है इसलिए ठुमकती है बेटी, घर छोड़ पिता का जाती है, फिर कहां मटकती है बेटी, हिरनी सी कहां उछलती है, कन्यों सी कहां महकती है, बाबुल से दूर भला होकर बुलबुल सी कहां चहकती है, बाबुल से दूर बाबू से दूर भला होकर बुलबुल सी कहां चहकती है।
शंकर की शांत जटाओं में लहरा कर गंगा उतर गई। शंकर की शांत जटाओं में लहरा कर गंगा उतर गई। अनुराग पिता से बहुत मिला, अनुराग पिता से बहुत मिला, गंगा ने की कुछ अटखेली। अनुराग पिता से बहुत मिला, गंगा ने की कुछ अटखेली। शंकर की घनी जटाओं में वो ठुमक ठुमक करके बिटिया पापा के पास जाकर के बैठ गई है। मैं प्रणाम करता हूँ, अरे पापा पिताओं का अनुराग बेटियों के प्रति, बेटियों का अनुराग होकर के बेटे को उनको दौलत से मतलब है, ये प्रॉपर्टी होता उनको रह जाएंगे। बेटियां केवल प्यार लेकर के जाती हैं, केवल प्यार ही लुटाती, जो हमने बेटियों को दिया होता है वही बेटियां लौटाती है। शिव शंकर उसका कर बोले इतराने दो, खिलाने दो, आई है मिलने को पुत्री, लहराने दो, बल खाने दो। अधिकार पिता पर होता है इसलिए ठुमकती है बेटी, घर छोड़ पिता का जाती है फिर कहां भटकती है बेटी। हिरनी सी कहां चलती है, गलियों सी कहां महकती है, बापू से दूर खड़ा होकर बुलबुल सी कहां चहकती है। चढ़ती है शीश पिता के तो मन की पीड़ा हर लेती है, बेटी की गंगा होती है, घर को पावन कर देती है। बोले आओ आओ पुत्री चढ़ करके मेरे सर खेलो, बोले आओ आओ पुत्री चढ़ करके मेरे सर खेलो, देकर मुझको बचपन का सुख मेरी सब बेचैनी ले लो। तो भुजा उठी देखी नभ में, तो भुजा उठी देखी नभ में, मुख पर कुछ आभा बिखर गई। शंकर की शांत जटाओं में लहरा कर गंगा उतर गई। शंकर की शांत जटाओं में गंगा उतर गई। अनुराग पिता से बहुत मिला, गंगा ने की कुछ अटखेली। अनुराग पिता से बहुत मिला, गंगा ने की कुछ अटखेली। शंकर की घनी जटाओं में वो ठुमक ठुमक करके खेली। भूतल पर विचरण करने को फिर आपका मानव समर्थन मानता हूं, जिन लोगों को पहुंचाई आप भूतल पर विचरण करने को, भूतल पर विचरण करने को हिरनी सी मचल पड़ी गंगा। शिव के मस्तक से हिमगिर के कांधे पर उछल पड़ी गंगा, शिव के मस्तक से हिमगिर के कांधे पर उछल पड़ी गंगा। फिर छोड़ दिया पर्वत प्रदेश, उतरी मैदानों में नीचे, फिर छोड़ दिया पर्वत प्रदेश, उतरी मैदानों में नीचे। अमृत जल से सींची धरती चल स्वयं भगीरथ के पीछे। जो भी गंगा के तट आया माने सबका उद्धार किया, जो भी गंगा के तट आया माने सबका उद्धार किया। गंगा का और भगीरथ का सबने ही जय जयकार किया। माँ के ऋण कौन चुका सकता, इसके हम पर उपकार बहुत। माँ के ऋण कौन चुका सकता, इसके हम पर उपकार बहुत। हम आभारी है गंगा के, हम पर गंगा का प्यार बहुत। संस्कृति की अमर ध्वजा गंगा, पहचान हमारी गंगा है, भारत की जीवन धारा है, ये प्राण हमारी गंगा है। हम स्वच्छ रखें मां गंगा को, अमृत जल का आचमन करें इस मोक्षदायिनी गंगा को। आओ हम शत नमन करें इस मोक्षदायिनी गंगा को, आओ हम शत नमन करें। धारा ये सत्य सनातन की, धारा यह सत्य सनातन की, पूजी जाती घर घर गंगे। आओ हम सब मिलकर बोले हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। एक और सुना दीजिए, एक और सुना दीजिए। देखिए मैं अनवर को लिखने वाला कवि हूँ और बहुत सारी कविताएं निरंतर उधर आती रहती हैं, सबकी मांग को मैं नहीं भर सकता। एक भाई ने जो कहा है इसके साथ एक रचना है, देखिए आप कहेंगे जी वो तो शहीदों की बात हो गई, ये गंगा की बात हो गई, वर्तमान परिवेश की कोई बात नहीं, प्रदेश की कोई बात नहीं। मैं एक शब्द भाई का जो मन है वो पढ़ देता हूँ और एक छोटी सी रचना मेरे मन की आप सुन लेना। खोलता हुआ तो मेरा नाम शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी झुकने न पाएगा। खोलता हुआ तो मेरा नाम शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी झुकने न पाएगा। पन्ना खाए हारानी खाए बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। पन्ना खाए हारानी खाए बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। शेखर सुभाष व सुभाष की धरा है यहाँ, शेखर सुभाष व सुभाष की धरा है यहाँ। क्रांति का प्रवाह कभी रुकने न पाएगा। 150 करोड़ दिलों में लहरता हुआ ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। दोस्तों एक रचना होता यह है कि जो जयंती के कार्यक्रम होते हैं, शहीदों के सम्मान में अब तो एक और हो गया है, हर समय कवि सम्मेलन किसी भी प्रकार का वो सब हास्य को समर्पित होने लगा। आज से कवि सम्मेलन उसके टाइटल दे दिए जाते हैं, तो करने की आवश्यकता छोड़ी ही नहीं है। ये स्थितियां हो गई है, हास्यास्पद देखिए हो ही गई सारी की
सारी क्या सुनने की मन आपके उत्साह को मैं देख रहा था जब अखिलेश जी कविता पढ़ रहे थे तो आप कितने आनंद में थे। ज्यादा उत्साहित है सर। ये तो देखिए मैंने कर लिया होता है तो आपने तो मटिया बैठ करने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी। ये तो शेखर का माउजर है जो करने का ही नहीं, वो तो कितने भी लोग आइए देखिए नहीं पता है मुझे वो कितना याद होगी कविता, लेकिन एक कविता मैंने कभी आजादी पर लिखी थी पूरी कविता, वो मैं भूल जाऊँ तो आप देखिए तारीफ बता देना, क्योंकि मैंने बताया कि थोड़ा हो सकता है बहुत दिनों के बाद पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपका मन नहीं लगेगा तो मैं जहाँ तक पूरी कर दूँ के लिए समर्पित है। आजाद वही जो तन मन से भारत माँ का अनुरागी था, आजादी लाने की खातिर जो बचपन से ही बागी था, आजादी लाने की खातिर जो बचपन से ही बागी था। आजाद वही जिसने आजादी का सपना आबाद रखा, आजादी का प्रण याद रहे इसलिए नाम आजाद रखा, आजादी का प्रण याद रहे इसलिए नाम आजाद रखा। पड़ रहे पीठ पर कोड़े पर चेहरे का तेज न घटता था, पड़ रहे पीठ पर कोड़े पर चेहरे का तेज न घटता था। भारत माँ के जय घोषों से अंबर का सीना फटता था, भारत माँ के जय घोषों से अंबर का सीना फटता था। तो इस ओर बदन से लहू गिरा, इस ओर बदन से लहू गिरा, उस ओर नयन भी लाल हुए। माँ के चरणों में प्रथम बार अर्पित पूजा के थाल हुए, माँ के चरणों में प्रथम बार अर्पित पूजा के थाल हुए। तो अंग्रेजों के सम्मुख उनके शासन की अभय अवज्ञा की, भारत की रजले मुट्ठी में शेखर ने भीष्म प्रतिज्ञा की, भारत की रजले मुट्ठी में शेखर ने भीष्म प्रतिज्ञा की। जीते जी जो कैद कर सके जीते जी, जो कैद कर सके जीते जी। दुनिया में ऐसा कौन बनी शेखर का सीना फेंक सके लंदन में गोली नहीं बनी, शेखर का सीना फेंक सके लंदन में गोली नहीं ढली, शेखर का सीना फेंक सके लंदन में गोली नहीं ढली। शेखर का जो कहे मुझको जो बंदी कर पाए, मुझको जो बंदी रख पाए, वो कंक्रीट वो जेल कहां, गोरों में इतना तेल कहां, शेखर को रखना खेल कहां, गोरों में शेखर को रखना खेल कहां। बागी होकर आजादी का सपना आबाद करेगा, बागी होकर आजादी का सपना आबाद करेगा। शेखर आजाद जिएगा, शेखर आजाद मरेगा, शेखर आजाद जिएगा, शेखर आजाद मरेगा। थक गए बदन के कपड़े तो शेखर ने वसन नहीं पहने, ये तस्वीर देखना, ये मूर्ति देखना। थक गए बदन के कपड़े तो शेखर ने वसन नहीं पहने, धोती जनेऊ और पिस्टल ही रह गए सदा को बस गहने, धोती जनेऊ और पिस्टल ही हो गए सदा को बस गहने। पथरीले पथ को छोड़ पथरीले पथ पर निकल पड़े, पथरीले पथ पर निकल पड़े, फूलों को छोड़ चुने काटे। शेखर ने ब्रिटिश हुकूमत के गालों पर रोज चढ़े चाटे, शेखर ने ब्रिटिश हुकूमत के गालों पर खूब चढ़े चाटे। मुठभेड़ यहाँ मुठभेड़ वहां, मुठभेड़ यहाँ मुठभेड़ वहां, सत्ता के पांव उखाड़ दिए, गोरों के मन में फेंके और चिंता के भाले गाड़ दिए, गोरों के मन में फेंके और चिंता के भाले गाड़ दिए। तो आजादी के रण की खातिर आजादी के रण की खातिर, आजादी के भैया आखिर बना लेना कब तक? तो मैं वैसे याद करके छोड़ा आजादी के रण की खातिर, आजादी के रण की खातिर कर बिहू और मजबूत लिया, लंदन जा खजाना जो वो काकोरी में लूट लिया। आजादी के रण की खातिर कर बिहू और मजबूत लिया, लंदन जा रहा खजाना जो वो काकोरी में लूट लिया। फिर देश बदल कर यहाँ वहां करते गोरों पर वार रहे, सबके सब साथी पकड़ गए लेकिन आजाद फरार रहे, सबके सब साथी पकड़ गए लेकिन आजाद फरार रहे। तो गौरव सबके सब साथी
सिंहासन को। तो जो भी खेले अंग्रेजों ने, जो भी खेले अंग्रेजों ने, उन पर सब खाली दाव रहे। आजाद तान करके सीना देते मूंछों पर। जो भी खेले अंग्रेजों ने, उन पर सब खाली दाव रहे। आजाद तान करके सीना देते मूंछों पर ताव रहे। एक रोज खोजते शेखर को उनके कुछ परिजन आ पहुंचे। उनके ही ग्राम बदरका के सम्मानित सज्जन आ पहुंचे। बोले, शेखर से तुमने तो रखा है माल तिजोरी में, अंग्रेजों से लूटा पैसा रखते हो भरकर बोरी में। तुम तो लाखों से खेल रहे, हर दिन ही मारे न्यारे हैं। मर रहे गांव में रोटी बिन भूखे माँ बाप तुम्हारे हैं। जो अपनी भूख मिटा पाए कुछ भी तो उनके पास नहीं। जो अपनी भूख मिटा पाए कुछ भी तो उनके पास नहीं। जो अपनी भूख मिटा पाए इतना तो उनको भिजवा दो, 2 वक्त की रोटी खा पाए। इतना तो उनको भिजवा दो, 2 वक्त की रोटी खा पाए। शेखर की आंखें छलक गईं, शेखर की आंखें छलक गईं। भावों का ज्वार न थम पाया। कुछ देर रही खामोशी, फिर एक अद्भुत ही उत्तर आया। उत्तर ऐसा जो आज तक न दिया गया न सुना गया। उफ, ये आजादी का परचम किन जज्बातों से बुना गया। बोले बोले, ये तन धन सारा भारत माता को अर्पित है। बोले, ये तन धन सारा भारत माता को अर्पित है। ये स्वास्थ्य एक एक पैसा इसके ही लिए समर्पित है। इस धन की पाई पाई भी, इस धन की पाई पाई भी साक्षी शेखर के प्रण की है। जो मेरे पास रखी पूंजी सब आजादी के रण की है। जो मेरे पास रखी पूंजी सब आजादी के रण की है। इसमें से कोई कौड़ी भी मैं उन्हें नहीं दे पाऊंगा। मैं मिट्टी का कर्ज चुकाऊंगा, माता को मुक्त कराऊंगा। इस धन से धोना है मुझको भारत माँ के अभिशापों को। पर दे न सको तुम 2 रोटी मेरे भूखे माँ बापों को। चुपके से मुझे बता जाना, चुपके से मुझे बता जाना। आकर कर्तव्य निभा दूंगा, अपने पिस्टल की गोली से दोनों की भूख मिटा दूंगा। अपने पिस्टल की गोली से दोनों की भूख मिटा दूंगा। सुनकर के शेखर का जवाब धरती संग अंबर डोल गया। उस जंगल का चप्पा चप्पा भारत माँ की जय बोल गया। उस जंगल का चप्पा चप्पा भारत माँ की जय बोल गया। आजाद नाम को सुनते ही घोरों के दिल घबराते थे। आजाद नाम को सुनते ही घोरों के दिल घबराते थे। हुंकारों से अंग्रेजों के सब मंसूबे हिल जाते थे। छिल गया चैन बेचैनी थी, रातों को सपने आते थे। सुनते हैं लंदन में गोरे सोते सोते जग जाते थे। सुनते हैं लंदन में गोरे सोते सोते जग जाते थे। जिनका कोई उपचार नहीं, जिनका कोई उपचार नहीं, थे ऐसे घाव दिए शेखर। खलते थे ब्रिटिश हुकूमत को, मूंछों पर ताव दिए शेखर। जिनका कोई उपचार नहीं, थे ऐसे घाव दिए शेखर। खलते थे ब्रिटिश हुकूमत को, मूंछों पर ताव दिए शेखर। घोषे के नाम कर दिया गया, जिंदा या मुर्दा हाथ लगे। लालच में खलके खेती ही देने गोरों का साथ लगे। जो झुके नहीं, जो डरे नहीं अंग्रेजी अत्याचारों से, उस शेखर ने कुछ दिन काटे छुपकर घर के गद्दारों से। जो झुके नहीं, जो छुपे नहीं गोरों के अत्याचारों से, उस शेखर ने कुछ दिन काटे छुपकर घर के गद्दारों से। इस हालत में आजादी का सपना भी गढ़ना कठिन हुआ। गोरों से लड़ने से ज्यादा अपनों से लड़ना कठिन हुआ। निज प्रण को पूरा करने की अब कैसे आस करे शेखर। दिखने में सब अपने ही हैं, किस पर विश्वास करे शेखर। लड़ रहा अकेला योद्धा रण, सब संगी साथी छूट गए। लड़ रहा अकेला योद्धा रण, सब संगी साथी छूट गए। कुछ दूर तलक सब साथ चले, फिर ताने बाने टूट गए। कुछ दूर तलक सब साथ चले, फिर ताने बाने टूट गए। दुर्भाग्य देश के भाग्य चक्र विपरीत दिशा में घूम गए। बिस्मिल अशफाक लाहौरी और रोशन फांसी को छोड़ गए। दुर्भाग्य देश के भाग्य चक्र विपरीत दिशा में घूम गए।
बिस्मिल्लाह लौहड़ी और रोशन फांसी को चूम गए। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु की अमर शहादत निश्चित थी। आजादी के परवानों को फांसी की सजा सुनिश्चित थी। जो भी शेखर के पास बचा सब राष्ट्रदेव पर चढ़ा दिया। जो भी शेखर के पास बचा सब राष्ट्रदेव पर चढ़ा दिया। माँ की स्वतंत्रता के रथ को अकेले ही पथ पर बढ़ा दिया। ना साथी थे ना धन ही था ना पास बहुत हथियार रहे। इस हालत में भी गोरों से वो भिड़ते बारंबार रहे। इस हालत में भी गोरों से वो भिड़ते बारंबार रहे। अब शेखर के आवाज बने वन सघन कंदरा एक हेवर। कायर मुखबिर गद्दारों से रहना था सावधान तत्पर। कितने कितने दिन शेखर को भूखे प्यासे रहना होता। सब राष्ट्रदेव की मुक्ति का उपवास समझ सहना होता। ले गया कोई तो यदा कदा खाने को कुछ पा जाते थे। पत्तों से भूख मिटाते थे झरनों से प्यास बुझाते थे। ले गया कोई तो यदा कदा कुछ खाने को पा जाते थे। पत्तों से भूख मिटाते थे झरनों से प्यास बुझाते थे। वो खुले जौं के तले रहे। वो खुले जौं के तले रहे गर्मी सर्दी बरसातों में। वो खुले जौं के तले रहे गर्मी सर्दी बरसातों में। आकाश ओढ़ करके सोए ठंडी बर्फीली रातों में। आकाश ओढ़ करके सोए ठंडी बर्फीली रातों में। फिर एक दिवस मन में आया किस्मत को आजमाया जाए। फिर एक दिवस मन में आया किस्मत को आजमाया जाए। फिर एक दिवस मन में आया किस्मत को आजमाया जाए। हथियार जुटाने की खातिर आनंद भवन जाया जाए। हथियार जुटाने की खातिर आनंद भवन जाया जाए। तो स्वतंत्र समर को जीवित रखने की लेकर के आज गए भारत की मुक्ति की खातिर शेखर नेहरू के पास। विचारधारा मिलती नहीं थी, जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन देश के लिए शेखर भारत की मुक्ति की खातिर शेखर नेहरू के पास गए। होकर निराश लौटे शेखर अल्फ्रेड पार्क में जा पहुंचे। मुखबिरी हुई और कुछ पल में अंग्रेज वहां पर आ पहुंचे। मां के मंसूबे फूंक दिए कुछ कायर और गद्दारों ने। इस घर को आग लगा डाली घर के ही कुछ गद्दारों ने। मां के मंसूबे फूंक दिए कुछ कायर और मक्कारों ने। इस घर को आग लगा डाली घर के ही कुछ गद्दारों ने। सब बता दिया अंग्रेजों को कुछ जाता है हथियार नहीं। बच करके शेखर निकल सके ऐसे कोई आसार नहीं। धोखे का जाल बिछा करके उलझा चारों ने शेर लिया। कुछ मिनटों में अंग्रेजों ने अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया। कुछ मिनटों में अंग्रेजों ने अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया। आजाद समूचे मंजर को बस पलक झपकते भाग गए। आजाद समूचे मंजर को बस पलक झपकते भाग गए। खामोश माउजर गरज उठा अंग्रेजों के दिल कांप गए। खामोश माउजर गरज उठा अंग्रेजों के दिल कांप गए। जो ज्वालामुखी खटकते हों जो ज्वालामुखी खटकते हों आंखों के डोरे लाल हुए। कोरी पतलू ने भीग गई शेखर इतने विकराल हुए। जो ज्वालामुखी खटकते हों आंखों के डोरे लाल हुए। कोरी पतलू ने भीग गई शेखर इतने विकराल हुए। ये व्यूह ये सात महाराजों से लड़ा था अभिमन्यु। या हजारों के ये व्यूह महाभारत से भी 10 गुना भयानक खेला था। उस ओर हजारों घोड़े थे शेखर इस ओर अकेला था। उस ओर हजारों घोड़े थे शेखर इस ओर अकेला था। चीते सी फुर्ती दिखलाकर बरगद से पीठ सुरक्षित की। चीते सी फुर्ती दिखलाकर बरगद से पीठ सुरक्षित की। चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने उसकी ही मौत सुनिश्चित की। चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने उसकी ही मौत सुनिश्चित की। जिस मुंह ने गाली देने की कोशिश जिस मुंह ने गाली देने की कोशिश की जबड़ा उड़ा दिया। वो शीश काल के चरणों में पल में शेखर ने चढ़ा दिया। वो शीश काल के चरणों में पल में शेखर ने चढ़ा दिया। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पिस्टलियों मौत उबलता था। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पिस्टलियों आग उबलता था। गोरों को इकले शेखर में 10 लोगों का धन पलता था। गोरों को इकले शेखर में 10 लोगों का धन पलता था। मचकई पास में खच्चर सी भागो भूचाल है। अब सबका मरना निश्चित है। आजाद नहीं है काल है ये। वो जान बचाकर भाग रहे पर जबरन ठेले जाते थे। सरकारी खौफ दिखा करके इस ओर धकेले जाते थे। वो निर्भय डरना हम लगता जैसे स्वानों में सिंह आना या सर्प झुंड में गरुड़ कोई। जैसे चिड़ियों से
यथा झुंड में करुण कोई जैसे चिड़ियों से बात लड़ा, लगता जुगनू की टोली में फिर से दिनमान उतर आया, लंका में आग लगाने को जैसे हनुमान उतर आया। ये दृश्य देखकर गौरों की रुक गई हलक में सांसें थी। जिस ओर माउजर घूम गया उस ओर लाश ही लाशें थी। जिस ओर माउजर घूम गया उस ओर लाश ही लाशें थी। शेखर का गजब निशाना था, हर गोली कर्ज उतार गई। चुन लिया जिसे भी शेखर ने गोली छाती के पार गई। गोली छाती के पार गई। रह गई एक अंतिम गोली, आ गई प्रतिज्ञा याद उन्हें। जीना भी है आजाद उन्हें, मरना भी है आजाद उन्हें। जीना भी है आजाद उन्हें, मरना भी है आजाद उन्हें। पल भर को पिस्टल रखा और फिर शेखर ने ये काम किया। भारत माँ की मिट्टी लेकर मुट्ठी में विनम्र प्रणाम किया। बोले माँ मुझे क्षमा करना, इतनी ही सेवा कर पाया। मैं कष्ट न तेरे हर पाया, तुझको आजाद न कर पाया। मैं जन्म दोबारा लूंगा, फिर तेरी गोदी में आऊंगा, तेरी जंजीरें काटूंगा, तुझको आजाद कराऊंगा। दोपहरी में इस जीवन की हो गई शाम, स्वीकार करो हे भारत माँ इस शेखर का अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। हे भारत माँ इस शेखर का अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। यह कहकर पिस्टल माथे पर रखा, फिर टैगर दबा दिया। शेखर ने जीवन पुष्प स्वयं माँ के चरणों में चढ़ा दिया। शेखर ने दी। भारत माता की, भारत माता की। शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद, मां जगदानी, मां जग शेष कविता लिखी। और अभी से मैं अगले साल के लिए सिसोदिया करता हूँ। और नियम ये होता है, क्योंकि नियम आप लोग पालन करते हैं कि श्रेष्ठ जब सबसे बात पड़ता है, लेकिन वो नियम आजादी की धरती टूट जाएगा जब मेरी पूरी विधानसभा एकत्रित होगी। मध्य केंद्र में सिसोदिया जी पढ़ेंगे ताकि हमारी पूरी विधानसभा एकत्रित हो सके। और सिसोदिया के क्षेत्र में अपने व्यूज से, अपनी बहनों से सबके सामने कहता हूँ कि माँ जगरानी के नाम पे जहां भी उनके सपूत जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उनकी माँ भूख मरती है। मेरे पिताजी डॉक्टर मैं बेटा हूँ, सहरवीर महाकाल 1916 के बाद उन्होंने माँ जगरानी की पुस्तक लिखी है। अगले साल जब आएंगे, आजाद देश का मंत्री है, इनके पिताजी है किशोर शुक्ल, उन्होंने बनाया था 1959 में बना था। संपूर्णानंद जी जब मुख्यमंत्री थे, सब जेल से हो गया, पहले बार विधायक बना हूं और 8 महीने से इसका कायाकल्प करा रहा हूं। चाहे आजाद जी के यहाँ कैंपस में जितना पैसा लग जाए, सब कुछ हमारा न्यौछावर है। अगली बार जब आप लोग आएंगे तो पकड़ जब अगली बार आप लोग आएंगे जयपुर से विधायक निश्चय नहीं, अपनी बिटिया रानी की शादी के लिए जो पैसा रखते हो, माँ जगरानी के लिए क्या बात मैं लगाऊंगा। यही जगरानी के बाद हम लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जो आपने लिख दिया उसको अगली बार पूरी मेरे धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। यदि ये कार्यक्रम आप लोग इसको सफल मानकर आदरणीय राजेश शुक्ल जी की साधना और विधायक जी की जो महनीय भूमिका, इससे और अधिक ऊर्जा के साथ मिलेंगे। मुझे लगता है आप लोग और कार्यक्रम बनाएंगे। इन्हीं शब्दों
अरे भगवान जी खींच ले। मुख्यमंत्री मोदी जी अब आए थे तो वही हो गया बढ़िया।